जन्नत के पत्ते अस निम्रा अहमद एपिसोड 3। वो जैसे ही घर आई जफर सामने से आ गया, भागता हुआ हाँफता हुआ। हया बीबी बोल भी चुको अब। वो गाड़ी लॉक करती खौफ सदा हुई। आपको इरम बीबी बुला रही हैं। खैरियत? खैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। जफर ने राजदारी से बताया तो वो चौंकी। अच्छा, मैं आती हूँ। तुम ये मेरा बैग अंदर रख दो। वो सीधा इरम के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लाउंज में सायमा ताई और सोनिया बैठी थीं। सामने कोई कामदार दुपट्टा फैला रखा था और दोनों इसके साथ उलझी थीं। आहट पे सर उठाया, इसे देखकर दोनों ही मुस्कुरा दी। हया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम कहाँ है ताई अम्मा? मुझे बुला रही थी। अंदर कमरे में होगी। ओके, मैं देख लेती हूँ। वो मुस्कुराकर राहदारी की सिमत बढ़ गई। इरम के कमरे का दरवाजा बंद था, इसलिए डोर नॉब घुमाकर धकेला। दरवाजा खुलता चला गया। इरम बेड पर उकड़ू बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे को चमका रही थी, जिस पर आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। इरम, क्या हुआ? वो कदरे फिक्रमंदी से इरम के सामने आ बैठी। इरम ने सुर्ख मतर इरम ने सुर्ख मतवरम आंखें उठाकर हया को देखा। इसकी आंखों में कुछ था जो इसे ठिठका गया। हया, एक बात बताओ। इसका रुंधा हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो। हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला जरा मशकूक है। इसने माहौल का बोझलपन दूर करने को कहा, मगर इरम मुस्कुराई तक नहीं। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है। क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? हुआ क्या है? हया, मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियां हैं? वो एकदम जोर जोर से रोने लगी। इरम, वो शशदर रह गई। बताओ, क्या हम तवाइफे हैं? वो और जोर से रोने लगी। इरम, बात क्या हुई है? हया, बोलो। बताओ, क्या हम ऐसी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख इसकी तरफ किया। क्या है ये? इसने उलझन से स्क्रीन को देखा। इस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमन उर्दू में लिखा हुआ था, शरीफों का मुजरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। हर सू सजी संवरी खवातीन और दरमियान में डांस फ्लोर पर रक्स महवे रस्क दो लड़कियां। एक का लहंगा गोल्डन था और दूसरी का सिल्वर। पूरी छत जैसे इसके सर पर आन गिरी। नहीं, वो करंट खाकर उठी। ये क्या है? ये शरीफों का मुजरा है हया, और ये हमने किया है। ये दावर भाई की शादी की वीडियो है जो किसी ने इंटरनेट पर डाल दी है। ये पढ़ो। वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है, जिस पर ईमेल करके पूरे डांस की वीडियो भी हासिल की जा सकती है। ये देखो। इस वीडियो को 3 दिन से सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो चुके हैं, हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साकित सी स्क्रीन को तके जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था? हाँ, ये ख्वाब ही था, और अब वो जाग जाना चाहती थी। स्क्रीन पर रक्सा परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पर किसी ने सुर्ख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पर झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा उभरता। इसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। वो एक एक कदम पीछे हो रही थी। इसके लब कपकपा रहे थे। इरम इसी तरह बिलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ। मैं शरीफ लड़की हूँ। ये हम ही हैं हया, हम बर्बाद हो गए। इसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज लिखे आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर इसके खानदान वालों तक पहुंच गई तो? अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे इरम। मुझे तो जिंदा ही गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई है? हमने तो मूवी वाले को मना कर दिया था। किसी ने छुपकर बनाई होगी। कुछ करो इरम। इसका सकता टूटा। वो तेजी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा भी दी तो ये सीडी पर हर जगह मिल रही है। ऐसी चीजें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहाँ कहाँ से इसे हटवाएंगे? खुदाया, ये क्या हो गया? वो बेबसी जमीन पर बैठती चली गई। अगर अब्बा या फिर किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया तो? ओह खुदाया, हम क्या करें? इरम ने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया था, और वो भी बस कमरे की होकर रह गई थी। सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था, मगर कोई हल ही नजर नहीं आ रहा था। शाम में वो सो रही थी कि रुहेल का फोन आ गया। इसके दिमाग में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलो। हेलो हया, कैसी हो? रुहेल की आवाज में गर्म जोशी थी। वो कुछ अंदाजा ना कर पाई। ठीक।
तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। किस बात की? भाई तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो। और किस बात की भला? ओ अच्छा, थैंक यू सो मच। इसकी इनकी इसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई। अब कब जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड तक या फरवरी के शुरू तक। तो क्या तुम उधर सबीन फूफो की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो। वो जरा परेशान हुआ। अरे नहीं, वो फौरन संभली और फिर इधर उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल जाहिर करने में कामयाब हो गई। फोन बंद हुआ तो वो इरम की तरफ चली आई। यूं मुंह सर लपेटे बैठने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो सारे घर के कंप्यूटर से इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं, ताकि कम से कम घर वालों को तो ये ना पता चले। फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है चलो। उम्मीद का सिरा नजर आते ही इरम उठ खड़ी हुई। बिना किसी वक्त के ज... बिना किसी दिक्कत के जब वो तमाम कंप्यूटर्स पर इस वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी, तो साइमा ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने के लिए ताया फुरकान के कोई फैमिली फ्रेंड बमा खानदान आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी, क्योंकि रिश्ता तो वो ढके छुपे लफ्जों में मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भूलकर पुरजोश हो गई। हमारे दूल्हा भाई भी साथ ही आए हैं। हया ड्राइंग रूम में झांक कर अंदर आई तो वो मुंह लटकाए बैठी थी। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? इरम ने आहिस्ता से सर उठाया। सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़े वो बड़ दिखवे के लिए तैयार बैठी थी। वो विटियो, दफा करो इसे। आओ, सब बुला रहे हैं। लड़के को इसकी वालदा माश्ता ने अंदर बुलाया है, तुम्हें दिखाने के लिए। आओ। इसने हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया। वो इरम को पकड़े ड्राइंग रूम में आ गई। सामने वो सिंगल सोफों पर एक नफीस सी खातून और एक खूबरूसा नौजवान बैठा था। सामने रखी मेज लवासमात से सजी थी और सोनिया बजिद इसरार मेहमानों को बहुत कुछ पेश कर रही थी। बस भाभी, हमें तो अपने जैसी ही बच्ची चाहिए, बा हया बा पर्दा, सोमो सलाद की पाबंद, वो खातून मुस्कुरा कर कह रही थी। अरे मिसेस करीम, हमारी इरम तो कभी सर ढके बगैर गेट से बाहर नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम। वो इरम को साथ लिए अंदर दाखिल हुई। इसके सलाम पर सबने सर उठाकर देखा। गुलाबी पूरी आस्तीनों वाली शलवार कमीज में हर हम रंग दुपट्टा अच्छी तरह फैलाकर सर पे लिए इरम झुकी झुकी निगाहों से सामने एक सोफे पर आ बैठी। हया भी साथ ही थी। कमर पर गिरते सिल्की बाल, गिरे ए लाइन शर्ट और ट्राउजर जेब तन किए, दुपट्टा कंधे पर डाले इरम के साथ ही टांग पर टांग रखे बड़े पूरे दमाद अंदाज से बैठ गई। बेगम करीम की मुशफ़क़्क़त सी आंखों में इरम के लिए पसंदीदगी की झलक उभरी थी। उन्होंने ताइदी अंदाज में अपने स्मार्ट से बेटे को देखा, मगर वो इरम को नहीं बल्कि बहुत गौर से हया को देख रहा था। और बेटा, आप क्या करती हो? बेटे को मतवज्जा ना पाकर वो इरम से मुखातिब हुई। जी, मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। इरम ने झुकी झुकी नजरों से जवाब दिया। तभी हया को महसूस हुआ कि वो लड़का मुसलसल इसे देख रहा है, बड़ी जांचती परखती नजरों से। दफातन इसने पॉकेट से अपना ब्लैकबेरी फोन निकाला और खामोशी से सर झुकाए बटन प्रेस करने लगा। खवातीन आपस में गुफ्त मसरूफ थीं, मगर हया कुछ अजीब सा महसूस करती कनखियों से इसी को देख रही थी, जो अपने फोन पर झुका हुआ था। तभी हौले से इसके मोबाइल से माय नेम इज शीला की आवाज गूंजी, जिसे इसने फौरन बंद कर दिया, मगर वो सुन चुकी थी। शीला के साथ शादियों का मखसूस शोर भी सुनाई दिया और इरम ने भी शायद कुछ सुना था। तभी चौंक कर गर्दन उठाई और फिर कदरे सुबकी से वापस झुका ली। हया को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। क्या दुनिया इतनी छोटी थी? वो अब मोबाइल पर कुछ देख रहा था, कभी स्क्रीन पर देखता और कभी हया और इरम के चेहरों पर नजर डालता। साफ जाहिर था कि वो कुछ मिलाने की सही कर रहा था। फिर एकदम वो उठा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। एक शर्मिंदा सी खामोशी ने सारे माहौल को घेर लिया। हया ने सर झुका दिया। इससे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो बहुत बेचैन सी बैठी, पाँव ऊपर सोफे पर सिमेटे, हाथ में रिमोट पकड़े, झल्लाई हुई सी चैनल बदल रही थी। मुस्तरिब, बेबस, परेशान। स्मार्ट टीवी की स्क्रीन पे पूरे म्यूजिक के साथ इश्तिहार चल रहा था। वो गायब दिमागी से स्क्रीन को देख रही थी, जहां मोबाइल कंपनी के साथ गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। पीटीए लिखा आ रहा था। जाने का पॉज का बटन इसने दबा और इश्तिहार वहीं रुक गया। वो इतनी दूर भटकी हुई थी कि प्ले भी ना कर सकी।
दफातन दरवाजे में फातिमा बेगम की शक्ल दिखाई दी। वो थकी थकी सी अंदर दाखिल हो रही थी। हया रिमोट फेंककर तेजी से उठी। क्या बात थी? साइमा ताई ने क्यों बुलाया था? इरम के रिश्ते के लिए जो लोग इस दिन आए थे उन्होंने इनकार कर दिया है। हालांकि रिश्ता मांग चुके थे। और हया का दिल बहुत जोर से डूब कर उभरा था। क्यों? क्यों इनकार कर दिया? इसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। कोई वजह नहीं बताते, बस एकदम ही पीछे हट गए। साइमा भाभी भी अब बहुत अपसेट हैं। मगर कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा है कि हमने किसी आज़ाद ख्याल और बेपर्दा लड़की को बहू बनाकर अपनी आकिबत खराब नहीं करनी। वो मुतहैयर रह गई। चंद रोज कबल सुना ताई का फिक्रा समात में गूंजा। जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत बिगाड़नी है क्या, तब कहीं जाकर वो माना। क्या इसको मकाफाते अमल कहते हैं? क्या दूसरों की बेटियों पर उंगलियां उठाने वालों के घरों पर वही उंगलियां लौट कर वापस आया करती हैं? मगर वो खुश नहीं हो पाई। अगर बात खुल जाती तो असल बदनामी तो इसी के हिस्से में आती। इरम को तो शायद इसकी माँ हया ने इसे बिगाड़ा है कहकर दरमियान से निकाल लेती, और बात तो अब भी खुल सकती थी। वो वीडियो तो अब भी इंटरनेट पर मौजूद थी। टीवी स्क्रीन पर अब भी इश्तिहार रुका हुआ था। वो बस खाली खाली नजरों से इसे देखे गई। बगैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। पीटीए। बगैर तस, बगैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। पीटीए। वो बेख्याली में तफ्तीश सोचों की उलझन से निकलकर एकदम चौंकी। बगैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। पीटीए। बिजली का एक कूंदा सा इसके जहन में लपका था। ओह खुदाया, ये ख्याल इससे पहले क्यों ना आया। वो एक झटके से उठी और बाहर की तरफ लपकी। इरम, इरम, बहुत जोर से चिल्लाते हुए हया ने इसके कमरे का दरवाजा खोला। इरम मोबाइल पकड़े बेड पर बैठी थी। दरवाजा खुलने पर गड़बड़ाकर मोबाइल साइड पे रखा। क्या हुआ? साथ ही इरम ने अपना मोबाइल उल्टा कर दिया ताकि स्क्रीन छुप जाए। सुनो, वो तभी रिश्ते वाली बात याद आई। आई एम सॉरी, इन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो तो वीडियो देखकर करना ही था। खैर जाने दो, अच्छा ही हुआ। वो मुतमईन थी। इरम, तुमने कभी मोबाइल कनेक्शंस के इश्तिहारों में वो इबारत पढ़ी है कि गैर तस्दीक शुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है? हाँ तो क्या तुम्हें मालूम है कि सिम रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी होता है? क्यों? ताकि कोई किसी सिम का गलत इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो दहशतगर्दी की वारदात हो या किसी को रॉन्ग कॉल्स करना। ये सब साइबर क्राइम के तहत आता है। साइबर क्राइम? इरम ने पलकें झपकाईं। इरम, इरम, हमारी पर्सनल वीडियो इंटरनेट पर डाल देना भी तो एक संगीन जुर्म है। हम इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। मगर हम किसको रिपोर्ट करेंगे? वो नीम रजामंद हुई तो हया ने झट अपना मोबाइल निकाला। पीटीए को दरवाज़ा बंद करो, मैं हेल्पलाइन से नंबर लेती हूँ। पीटीए की हेल्पलाइन का नंबर आसानी से मिल गया, मगर ऑपरेटर ने नहायत शाइस्तगी से यह कहकर माजरत कर ली कि इस तरह के केसेस की साइबर क्राइम या किसी इंटेलिजेंस के साइबर सेल को रिपोर्ट करना होगी। हया ने इनसे मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी सिविलियन एजेंसी के साइबर क्राइम सेल का ईमेल एड्रेस लिया तो, लेकिन अब वो तसबज़ब बैठी थी। ये इंटेलिजेंस वाले बड़े खतरनाक लोग होते हैं इरम, मगर अब ये तो करना ही था ना। और वाकई करना तो था। इरम ने लैपटॉप खोला और बहुत बहस और तमहीज के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी और इस पते पर भेज दी जो पीटीए से इनको मिला था। बामुश्किल 10 मिनट गुजरे थे कि हया का मोबाइल बजा। चमकती स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। ये कौन हो सकता है? इसने अचंभे से मोबाइल कान से लगाया। हेलो। दूसरी जानिब जरा खामोशी के बाद एक भारी गंभीर आवाज सुनाई दी। अस्सलामुअलैकुम मिस हया सुलेमान। जज जी, आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूँ, साइबर क्राइम सेल से। आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है। हमें अभी आपकी कंप्लेंट मौसूल हुई है। वो जो कोई भी था बहुत खूबसूरत बोलता था। गहरा, गंभीर मगर नरम लहजा, जिसमें जरा सी चाशनी भरी तपिश थी। गरम और सर्द का इम्तजाज। मगर मेजर अहमद, मैंने कंप्लेंट में अपना नंबर तो नहीं लिखा था। वो धक धक करते दिल के साथ कह रही थी। इरम भी हैरत भरे खौफ से इसको देख रही थी। जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम सी चीज है मिस सुलेमान, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या? यही कि आप सुलेमान असगर की बेटी हैं। आपके वालिद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपका भाई रुहेल जॉर्ज मेंसन यूनिवर्सिटी में जेर तालीम है।
خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لا کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کی فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از دیٹ رائٹ مس میم؟ وہ جو دم بخود سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پائی، جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور اور جن کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا رند گیا، احساس توہین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ فون رکھنے والی ہے تو وہ بول اٹھا، تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کروا دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ مادام آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی۔ آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں نہیں، میں نہیں آ سکتی، وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکر مند دکھائی دی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے سٹیپ فون پر نہیں لیے جا سکتے۔ اسے لگا وہ محظوظ سا مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی، اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا ابا کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی حیا کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر سارا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ پاسپورٹ 14 جنوری کو ہی مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں پورا ہفتہ باقی تھا۔ اسلام آباد میں کوئی تکنیکی مسئلہ تھا، اس لیے اسے پنڈی میں ہی اپلائی کرنا پڑا تھا۔ واپسی پر بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی، اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا۔ یکا کوئی کھڑکی پر جھکا۔ ہیلو سونیو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈالی۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈالی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی۔ وہ کھلی کھڑکی میں اس طرح ہاتھ جما کر کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا نہیں کر سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ غصہ کر رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈالی کے چہرے پر نہیں تھے، اس کے چہرے پر کراہیت بڑی معصومیت تھی۔ ہٹو سامنے سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ ہائے باجی، ڈالی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کے ڈالی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پر سر گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پر ایک اور خواجہ سرا کھڑا تھا۔ ڈالی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا چہرہ ذرا صاف تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں لیے کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا جی اسے آپ سے ملنے کا۔ ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ اس کی کلائی پر ایک گلابی سرخ سا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہو، یا شاید برتھ مارک ہو۔ ہٹو، آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسے نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی۔ ڈالی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا تو وہ تیورا کر گھومی۔ اس نے ڈالی کو دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹا تو اس نے جلدی سے شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے، ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، لیکن وہ اڑ ہی گیا تھا۔
बाजी जी मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ डॉली के दिल की बात बताने आई थी और तुसा इस तरह कर रहे हो। ये जो डॉली है ना जी ये बड़ा पसंद करती है आपको मगर इकरार नहीं करती। पिंकी मसनोई अंदाज में बन बन कर बोल रहा था। पीछे डॉली शीशा बजाने लगा था। वो पूरी कुवत से शीशा ऊपर चढ़ाने लगी। पिंकी ने लम्हा भर को गर्दन मोड़कर डॉली को देखा तो इसकी गिरफ्त जरा ढीली हुई। हया ने फौरन शीशा ऊपर चढ़ाया। पिंकी ने चौंक कर देखा फिर उंगलियां खींचनी चाही मगर वो मुसलसल शीशा ऊपर कर रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रह गईं। ओ छड्डो जी बाजी जी। दफातन पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद टपक कर शीशे पर गिरी तो इसे होश आया। एक झटके से इसने लिवर नीचे किया। शीशा 1 इंच नीचे गिरा। पिंकी ने गुस्से से इसे घूरते हुए हाथ बाहर खींचे। गाड़ी आगे भगाने से कबल इसने बहुत गौर से पिंकी के हाथों को देखा था। दाएं हाथ जिसकी कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था कि शहादत की उंगली से खून निकला था और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपर पोड़वों की कुदरती लकीरों पर मोटी सी भूरी लकीर बन गई थी। यकीनन इसके हाथ जख्मी हुए थे मगर इसे परवाह नहीं थी। वो जन से आगे गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गई। फिर वो बैक व्यू मिरर में देखती रही। वो दोनों ख्वाजा सरा बार बार मुड़कर इसे गुस्से से देखते हुए सड़क पार कर रहे थे। डॉली ने पिंकी का जख्मी हाथ पकड़ रखा था और गुस्से से पलटकर हया की दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कह रहा था। इसने सर झटक कर एक्सेलरेटर पर जोर बढ़ा दिया। कम से कम इतनी उम्मीद इसे थी कि अब वो डॉली इसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।